गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। मुगल काल चल रहा है, मुगल एम्पायर चल रहा है, उसमें थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट आया था शेरशाह सूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था मुगल काल का, इसलिए हमने लगभग 3 वीडियोस में उसको कंप्लीट किया। आप पूरी डिटेल में उसको आप एनालाइज करते हुए पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा रूटीन नहीं बन पा रहा है, लेकिन जल्द ही मैं उस तरह के वीडियोज़ को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराने के वीडियोज़ को मुझे जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो शेरशाह सूरी पॉइंट खत्म, चैप्टर खत्म हो चुका है। लगभग 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया। मुगल अंपायर हम लोगों ने शुरू किया था, लगभग 8 से 9 वीडियो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 8 से 9 वीडियोज़ हो चुके हैं, मुझे याद नहीं है। लेकिन अब जो मेन मुगल अंपायर का जो मेन सिलेबस शुरू हो रहा है अकबर से। अकबर क्यों मुगल काल इंडियन हिस्ट्री में एक विशेष स्थान रखता है, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। और जिन जिन कैरेक्टर्स को मुगल काल में इतिहासकारों ने थोड़ा सा अवॉइड कर रखा है, थोड़ा सा ये कहा जाए उनको कम महत्व दिया, उन सब पॉइंट कैरेक्टर को हम काफ़ी डीपली जाके चर्चाएं करेंगे, क्यों उनको थोड़ा सा कम महत्व दिया गया, उन सब पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब जो कहा जाए कि मिडिवल हिस्ट्री का सबसे लास्ट सेशन भी शुरू होता है और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होता है अकबर। आज के वीडियो में हम लोग अकबर के एलिमेंट्री जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग अकबर का 3 से 4 वीडियोज़ में हम लोग चर्चाएं करेंगे, 3 से 4 वीडियोज़ होंगे, काफ़ी डिटेल में हम लोग जाएंगे अकबर के बारे में, सारी नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, सबके पक्ष विपक्ष सब पे देखेंगे की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर पे लिखने के लिए, मतलब कुल मिला के मेरा मोटिव ये है कि आप अगर सेंटेंस वाइज भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो सकें, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव को मर्ज करके आपको पढ़ाने की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अकबर आपका पहला चैप्टर होगा। उसके पहले जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मुझसे, जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस संबंधित की क्लासेस बिल्कुल फ्री चला रहा हूं। मैं एक तरह से कहा जाए एक फ्री क्लासेस चला रहे हैं। मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अकबर मुगल काल में अकबर का एक विशेष स्थान है। कहा जाता है कि अगर अकबर ना आया होता तो शेरशाह सूरी के बाद मुगल काल अपना कहा जाए अपना अस्तित्व खो चुका होता, अपना जिस कहा जाए एग्जिस्टेंस के साथ हम लोग मुगल काल को पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे होते, मुगल काफ़ी पहले ही जा चुके होते। लेकिन अकबर ने एक अपने अंपायरिज्म नीति के तहत एक नई पहचान दी इंडियन हिस्ट्री में मुगल्स को। तो उन सब को क्या क्या पहचान थी, अकबर का कैसे शुरुआत होती है, कैसे जीवन होता है, क्या प्रारंभिक जीवन होता है, सब पर चर्चा करते हुए आज का पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफली परिचय ले लेते हैं अकबर का। ठीक है, ब्रीफली परिचय देखते हैं। जो पॉइंट मैंने बताया, देखिए पर नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, पहले देखिए जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 1542 में। कहाँ हुआ था? राजा वीरसाल, एक राजपूत राजा थे, राजा वीरसाल के महल में हुआ था, जो सिंध अमरकोट सिंध में उपस्थित है। राजा वीरसाल के बने। पिता का नाम क्या था? हुमायूं, और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, ये तो पॉइंट सही। राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। ठीक, ये डेट तो खैर अमूमन लोगों को याद ही रहेगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। माता हमीदा बानो बेगम और पिता हुमायूं, ये सब पॉइंट्स पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, अब इसके पुत्र कौन थे? 3 पुत्र थे इसके, सलीम, मुराद और दानियाल। ठीक है, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, दानियाल की और मुराद की। कैसे होती है आगे पढ़ते जाएंगे, सब चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये अगर 1 वर्ड में देखना चाहे तो ये कह सकते हैं अतिशय मदिरापान करने का इन लोगों की मृत्यु होती है। बाकी एक युद्ध में मरे होते हैं तो अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। सलीम, इसका नाम जहांगीर होता है, जो जोधाबाई, जिसकी माता जोधाबाई होती है। ठीक, इसकी पुत्री कौन होती है? पुत्री देखिए, खानम सुल्ताना, शुक्रुन निशा बेग, और कौन है? शुक्रुम निशा बेग हो गई, और आराम बानो बेगम। ये इसकी 3 पुत्री होती हैं। ओके, पुत्रियों के बारे में कुछ खास नहीं है, पर देख लीजिए। ठीक, इतना ब्रीफली हो गया। अभी जब जो पॉइंट्स अगर मुझसे कुछ छूट गए होंगे तो अभी आ जाएंगे। ओके,
माता का नाम होता, देखिए 1542 में हमीदा बानो बेगम जिन्हें औपचारिक रूप से मरियम मकानी भी कहा जाता है, मरियम मकानी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मरियम मकानी की उपाधि दी गई थी। और पिता था हुमायूं। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अकबर। कहां हुआ था? राजा वीरशाल का महल था, जो एक राजपूत राजा था। राजा वीरशाल का महल था। राजपूत राजा वीरशाल का महल था सिंध अमरकोट में। ठीक है, ये सब पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे गए हैं। सिंध अमरकोट में, अमरकोट जगह का नाम है, सिंध राज्य का नाम। ओके, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखिए, जब अकबर का जन्म होता है तो देखिए हुमायूं उस समय अपनी सत्ता, दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के लिए, भारत में सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। तो ये इस समय देखिए टाइम पीरियड चल रहा है 1540 में शेरशाह से जब कन्नौज का युद्ध हार गया था, उसके बाद भाग गया था, तो उसी दौरान अकबर का जन्म हुआ है। अब इस समय हुमायूं की हालत बहुत खस्ता टाइप की है। तो जब हुमायूं को खबर मिलती है कि उसके पुत्र का जन्म हुआ है, तो अपने साथियों के बीच एक तस्तरी में, ध्यान से सुनिएगा, एक तस्तरी में कस्तूरी कहा जाता है, एक अगर शेप में देखा जाए तो एक पुष्प टाइप का, फ्लावर टाइप का होता है, बहुत अच्छे बहुत ही मन महक होती है, खूब सुंदर महक होती है उसमें। तो कस्तूरी एक तस्वीर में लाकर उसके कई टुकड़े कर देता है और अपने साथियों के बीच कहता है कि मेरे पुत्र के समाचार प्राप्त होने पर मैं आपको यथोचित पुरस्कार तो नहीं दे सकता, लेकिन जितनी कोशिश हो गई मैं आपको इस कस्तूरी के माध्यम से जितना हो सकता है मैं आपको कर रहा हूँ, जो आपको इस और जो भेंट आपको दे रहा हूँ इसको स्वीकार करें। ठीक है, और आगे कहता है कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरह इस कस्तूरी की महक हम लोगों में फैल गई है, उसी प्रकार मेरे पुत्र का यश और सौरभ किसी दिन पूरे संसार में फैले। ठीक, थोड़ा सेंटेंस है, समझने के लिए है, बाकी तो कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, हम इधर अब देखिए, जब इसके बाद और टाइम पीरियड आता है 1542, इसके बाद क्या होता है 1546 के आसपास की बात है, 1546 नहीं और पहले आते हैं 1540, इसी के बाद ही है 1542-43 के बाद। यहां पर क्या होता है कि हुमायूं अपनी बेगम और कुछ साथियों के साथ चला जाता है कांधार विजय पे चला जाता है। ठीक है, और अकबर को यहीं छोड़ देता है। और किसके अंडर में छोड़ता है? देखिए जीजी अनंगा, नाम याद रखिएगा, अभी एक कैरेक्टर्स आएंगे, जीजी अनंगा नाम याद रखिएगा, जीजी अनंगा और माहम अनगा। देखिए एक कैरेक्टर, एक पहले माहम अनगा, देखिए आपको मुझे याद नहीं है, लेकिन 2016-17 के आसपास किसी चैनल पे एक कार्यक्रम आता था, कुछ जोधा अकबर करके, एक कोई शायद मूवी भी बनी है जोधा अकबर करके, है ना। तो अगर उस मूवी को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें सही से बताया गया है। पहले तो खैर एक तरह से डिक्लेरेशन आ जाता है कि इसका कोई करेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक मैच करेंगे। तो महामनंगा उसमें कैरेक्टर है। अब देखिए ये चीज़ें दोनों ये धाय होती हैं, धाय होती हैं, मतलब जो लालन पालन करती हैं। अब देखिए यहाँ से हुमायूं का एक भाई था, देखिए हुमायूं का एक भाई था हिंदाल, अस्करी और कामरान। तो यहाँ पे उसने अस्करी ने अकबर का देखभाल की, काफ़ी अस्करी ने बहुत ही सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया अकबर के साथ, उसका लालन पालन किया। और लालन पालन करने के लिए अपॉइंट किनको कर रखा था? इन दोनों को लालन पालन करने के लिए अपॉइंट कर रखा था। अब थोड़ा सा जीजी अनंग को देख लीजिए, इनके पति का नाम है शमसुद्दीन अतका। जिन्होंने वो जो कार्यक्रम प्रोग्राम आता था वो देखा होगा तो याद होगा, शमसुद्दीन अतका नाम का कैरेक्टर होता है, वो इसका हस्बैंड है। ठीक है, और ये महामनंगा इसका पुत्र है आदम खान, है ना। अभी आगे कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बताते चल रहा हूँ। जीजी अनंगा के पति का नाम है शमसुद्दीन अतका, जो अकबर का बहुत ही विश्वसनीय कैरेक्टर रहेगा भविष्य में आगे। और महामनंगा इसका पुत्र होगा आदम खान, ये थोड़ा सा क्रूर, निरंकुश और थोड़ा सा कहा जाए चालाक और कुल मिला के निगेटिव कैरेक्टर रहेगा आदम खान। ठीक,
अब अस्करी ने लगभग इसका पालन पोषण, अकबर का पालन पोषण किया, लेकिन जब कांधार विजय हो गई तो 1546 में अस्करी ने अकबर को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? काबुल भेज दिया। अकबर को काबुल भेज दिया और यहाँ पर ये हुमायूं से मिलता है। अकबर जो अभी लगभग 4 साल का बच्चा है, तो यहाँ पर ये पहली, अब काफ़ी दिनों बाद अपने माँ बाप से मिलता है काबुल में। और काबुल में ऐसा अबुल फजल लिखते हैं कि इतने दिनों बाद भी अकबर अपनी माँ को पहचान जाता है और तुरंत उनकी गोद में चला जाता है। ठीक है, अबुल फजल ऐसा लिखते हैं कि इतने दिनों बाद भी, जब भी अबुल फजल लिखते हैं कि इतने दिनों बाद भी अपने माँ से अलग होने के बाद अकबर अपनी माँ को पहचान जाता है, उनकी गोद में चला जाता है। ठीक, ये सेंटेंस एक बोला। और यहाँ पे एक स्मिथ भी सेंटेंस लिखते हैं, सब इसमें बताते हैं कि इसी अवसर पर अकबर का नाम, अकबर का पहला नाम, वो स्मिथ का कहना है कि अकबर का पहला नाम बैदुद्दीन था, लेकिन इसी अवसर पर उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। लेकिन इसके सेंटेंस को लोग गलत मान लेते हैं, कोई नहीं रहता, कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत होता है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया, इतना आप लोगों को समझ में आया। अभी तो स्टार्टिंग क्वेश्चन चल रहा है, अभी हीरो अभी बड़ा नहीं हुआ है। और आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए माँ बाप मिल गए अकबर को, हुमायूं, और इनके साथ अब पेरेंट्स के साथ रहने लगा। तो अब हुमायूं ने कहा चलो बच्चे को पढ़ाया जाता है, और बच्चे के लिए 2 पीर मोहम्मद और बैरम खान 2 टीचर्स अपॉइंट करता है। लेकिन बच्चा होता है नालायक टाइप का, तो वो पढ़ता नहीं है। ठीक है, अकबर को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा। उसको तीरंदाजी, घुड़सवार, अश्वस्त्र चलाना इसका बड़ा शौक था। तो उसने कहा बच्चा पढ़े करे नहीं, फालतू में फीस के पैसे बर्बाद करने हैं, तो कह रहे हटाओ, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और 5 साल की अवस्था में ही लगे, 47 में ही, 1547, 5 वर्ष की अवस्था में ही अकबर को राजकाज में शामिल कर लिया। चलो बेटा, अगर तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो हमारा हाथ ही बटाओ। ठीक है, तो इस आधार पर अकबर को राजकाज में उसने इन्वॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, टाइम पीरियड आया 9 वर्ष, 1551। यहां पर हुमायूं के एक भाई था हिंदाल, जिसकी हो जाती है मृत्यु, इसकी हो गई मृत्यु। तो यहाँ पे हुमायूं ने क्या किया, ये हिंदाल जो होता है ये गजनी का सूबेदार होता है। तो इसकी गजनी की सूबेदारी किसको देता है? अकबर को, हुमायूं। ठीक है, और अकबर को हिंदाल की पुत्री होती है रुकैया बेगम, इससे उसका विवाह कर देता है। ठीक है, इससे उसका अकबर का, मतलब 9 वर्ष की अवस्था में अकबर का विवाह हो जाता है। कुछ राइटर्स लिखते हैं कि सगाई हुई होती है, कुछ राइटर्स लिखते हैं विवाह होता है। अब एंगेजमेंट और क्या प्रथा करना, सीधे लिखिए विवाह हो गया। अब इसके बाद 1555 में वार ऑफ सरहिंद की लड़ाई होती है। यहाँ पर अकबर बहुत बहादुरी से लड़ाई करता है, अपने पिता को इम्प्रेस कर लेता है। पिता बड़े खुश होता है कि मेरा लड़का पढ़ाई लिखाई में बड़ा तो नहीं है, लेकिन लड़ाई अच्छी कर लेता है। तो यहाँ पे अब हुमायूं क्या करता है, इसको अपना उत्तराधिकारी, अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ठीक है, और यहाँ बैरम खान को क्या करता है कि इसको अकबर का संरक्षक नियुक्त कर देता है। ठीक है, अकबर की सेफ्टी करना, क्योंकि अभी तो क्या है 13 साल का बच्चा ही है। अब यहाँ पे होती है, टाइम पीरियड आता है जनवरी 1556। ठीक, यहाँ पर होता है कि हुमायूं की हो जाती है मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु होती है, दीने पनामा बिल्डिंग से गिर जाता है, हुमायूं की हो गई मृत्यु। लेकिन किसी विद्रोह की आशंका में, किसी विद्रोह को कोई ना हो जाए, इसलिए हुमायूं की मृत्यु की बात को छुपाया जाता है। और लगभग 17 दिन तक इसकी बात छुपाई जाती है। और 17 दिन सिंहासन पर हुमायूं के कपड़े पहनाकर, सुल्तान कपड़े पहनाकर मुल्ला बेकसी को बैठाला जाता है 17 दिन तक, कि सुल्तान अभी जिंदा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक हुमायूं का रूप धारण करके किसको बैठाला गया था? मुल्ला बेकसी को बैठाला गया था हुमायूं जगह पे। इधर फरवरी 1556 को अकबर को यह सूचना मिलती है। ये कहाँ पे है? ये कलानौर में है, पंजाब कलानौर में।
ये पूछा गया क्वेश्चन कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? कलानौर। यहाँ पे सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध की तैयारियों में ये अकबर व्यस्त है, तैयारी कर रहा है। और यहीं पर जब बैरम खान को पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो तुरंत अकबर को ईंटों का सिंहासन बनाता है, तुरंत ईंटों का सिंहासन बनाकर उसका राज्याभिषेक कर देता है, उसका राज्याभिषेक कर देता है। ठीक है, राज्याभिषेक कर दिया और अकबर को शाही, अब राज्याभिषेक कर दिया और अकबर को शहंशाह की उपाधि दी, अकबर को शहंशाह की उपाधि दी। और जहां अकबर शहंशाह बन गया तो बैरम खान को, ये सब बैरम खान ने किया, तो बैरम खान को वकील ए सल्तनत या प्रधानमंत्री की उपाधि दे दी थी। वकील बैरम खान को वकील ए सल्तनत या प्रधानमंत्री की उपाधि दे दी थी। वकील ए सल्तनत या प्रधानमंत्री का पद दे दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर सलीम, इसका नाम जहांगीर था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षक कौन थे? सबसे पहला शिक्षक थे पीर मोहम्मद थे। अब क्वेश्चन पूछे अभी क्योंकि एक और टीचर और आएंगे अभी। ठीक है, तो पीर मोहम्मद भी टीचर थे। हिंदाल किस, ये क्वेश्चन पूछा गया काफी। ठीक, हुमायूं की मृत्यु के बाद किसको बैठाला गया था गद्दी पर? मुल्ला बेकसी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था और तब उसकी उम्र कितनी थी? तो 13 वर्ष 4 माह उसकी उम्र थी। ठीक है, तो इस ऑप्शन में 14 ईयर्स भी दे देते हैं। ठीक, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, ऑप्शन में 14 ईयर्स भी देते हैं। अब देखिए यहां से अकबर, अब देखो एक लगभग 13.5 साल का बच्चा है ना, ठीक है, सिंहासन में बैठता है, इतना बड़ा साम्राज्य है, उसको गद्दी पर बैठा। लेकिन इसका जो कैरेक्टर्स है साथ में है बैरम खान। अब बैरम खान के बारे में एक आप देख लीजिए कि बैरम खान का कैरेक्टर बहुत ही स्वामी भक्त वाला था। जैसे आपने लोगों एक मूवी देखी होगी वो काफ़ी दिनों पहले, बाहुबली, उसमें कैरेक्टर था कटप्पा, बस समझ लीजिए वही उसी तरह कैरेक्टर है बैरम का। लेकिन देखिए मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, आप पूरा कैरेक्टर उसमें ना उतार दीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए कि स्वामी भक्त टाइप का था। लेकिन इसमें बैरम खान में कुछ कमियाँ थी, इसीलिए इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अकबर भी इससे काफ़ी निराश होता है, वो एक अलग मैटर है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पॉइंट पे। एक बैरम का कैरेक्टर, ठीक है, और दूसरा एक कैरेक्टर आएगा हेमू। हेमू के बारे में अमूमन आपको बुक में एक अलग चैप्टर नहीं मिलेगा, अमूमन राइटर्स इसके बारे में नहीं लिखते हो। कुछ राइटर्स जो लिखते हैं वो इस बात को भी बहुत विडंबनापूर्ण मानते हैं कि हेमू जैसा कैरेक्टर जो इतिहास में जिसने 24 में से 22 लड़ाइयाँ जीती हों, विक्रमादित्य की उपाधि को, और अकबर भी जिससे आसानी से जीत नहीं पा रहा था, उस कैरेक्टर्स को बहुत ही डिनाई कर दिया गया, बहुत ही अवॉइड किया गया हेमू को। उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। 2 कैरेक्टर्स बैरम खां और हेमू के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, आज ही की वीडियो में। लेकिन साथ ही साथ एक बात समझिए, यहाँ पे अब यहाँ पे अकबर सत्ता में बैठ गया है, ठीक, सिंहासन बैठा है, लेकिन चारों तरफ दिक्कत ही दिक्कत है। एक 13.5 साल का बच्चा सत्ता में बैठा है, सब सपोर्ट में बस उसके बैरम खान है, बाकी चारों तरफ इंटरनल में उसके कुछ प्रतिद्वंदी आएंगे, राज्य में पैसा नहीं है और चारों तरफ दुश्मन है। इन सब पर अकबर कैसे कंट्रोल करेगा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसके आगे अकबर के बारे में प्रारंभिक जीवन पढ़ने पर उसकी सत्ता पर किस तरह बैठा। 1556 में वो सत्ता पर बैठता है, राज सिंहासन बनता है और वकील सल्तनत उसके बनते हैं बैरम खां। देखिए बैरम खां का संरक्षण उसे प्राप्त है और अब स्थिति शुरू होती है कि इसके सामने जो सामने बैठ तो गया है, लेकिन इसके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी और क्या कौन कौन से इसके इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आएंगी, उन पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या आने वाली। पहले तो देखिए राजनीतिक स्थिति इसके सामने बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, राजनीतिक स्थिति अत्यधिक खराब हो चुकी थी। थोड़ा सा शोर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं इनकी जो शोर हो रहा है इस पर कोई अब किसी तरह का आप कंप्लेन नहीं करवा सकते, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है, तो कंप्रोमाइज़ करिए स्थिति से, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे अपने आप। तो देखिए राजनीतिक स्थिति में ये कहा जाता है कि अकबर जब सिंहासन पर बैठता है तो उस मुगल जो राज्य था वो सिर्फ दिल्ली से आगरा तक ही सीमित था, क्योंकि देखिए उत्तर में मुल्तान, सिंध, कश्मीर
ठीक है, ये स्वतंत्र घोषित हो चुके थे। ठीक है, पूर्व में आए तो बंगाल और बिहार, ये अफगानों के कंट्रोल में था। ठीक, अब पश्चिम में आए तो देखते हैं मालवा और गुजरात, ये स्वतंत्र घोषित हो गए थे। और राजस्थान में जो जगह थी जोधपुर, यहां पर मालदेव फिर से आके हो गए, जैसे वो शेरशाह सूरी ने हराया था, लेकिन अब फिर से आकर शासन करने लगा था। और दक्षिण में तो विजयनगर जानते हैं, विजयनगर अपनी शक्ति के चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हम लोगों ने विजयनगर के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं विजयनगर के बारे में, किस तरह 3-4 देश राज्यों में बंटवारा होता है, खानदेश, अहमदनगर, विजयनगर, बीजापुर, ये सब आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे दिल्ली और आगरा ऊपर सब अलग हो चुके हैं, यहाँ अफगानों का राज्य है, यहाँ जोधपुर में मालदीव का राज्य है, ये भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, और विजयनगर तो अपनी शक्ति के चरम सीमा पर है। इस स्थिति में राज्य बहुत संकुचित हो गया है, राज्य बहुत संकित हो गया है। और अब यहाँ पे दिक्कत हो गई है कि राज्य बहुत संकुचित है, अब सेना नहीं है, राज्य नहीं, और करने। तो यहाँ पर देखिए, अकबर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनसे नहीं जो स्वतंत्र राज्य हो गए, अकबर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनसे है, बंगाल बिहार पे, क्योंकि यहाँ है अफगान, और अफगान में जो हेड है देखिए 4 भागों में बढ़ चुका था, इस्लाम शाह, आदिल खां और सिकंदर सूर, इससे 3-4 राज्यों में बढ़ चुका था। लेकिन इन सबसे अकबर को प्रॉब्लम नहीं थी, अकबर को सिर्फ एक कैरेक्टर से प्रॉब्लम हो रही थी, जो आदिल खां था। आदिल खां का सेनापति था हेमू, जिसका मूल नाम है हेमचंद्र, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हेमू एक ऐसा वीर कैरेक्टर था, एक ऐसा सेनापति था जिसने अपने जीवन काल में अभी तक 24 वॉर्स लड़े थे, जिसमें 22 जीते थे। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आपको मैंने बैरम खां का एग्जांपल किया कंपैरिजन में कटप्पा से, वैसे ही इसको एग्जांपल मैं बताऊंगा कैरेक्टर। जैसे आप जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम देखोगे, उसमें पहले एक प्लेयर कहते थे जैक कालिस। तो जैक कालिस के बारे में एक इंटरव्यू में उनको एक हेडलाइन थी, ए साइलेंट बट सैलिएंट पर्सनालिटी। ठीक, एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा गुमनाम रही, उसको उस सम्मान, वो सम्मान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। सिर्फ एक इंटरव्यू की बात है, मैं किसी के आक्षेप नहीं लगा रहा। ठीक है, तो उस इंटरव्यू की लाइन थी, एक साइलेंट बट एक सैलिएंट पर्सनालिटी। तो उनको वो प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाया जब कल इसको उस टीम में। बस यही है भारतीय इतिहास में हेमू जिस सम्मान, जिस योग्यता और जिस स्थान का योग्य काबिल था, वो स्थान इसको नहीं मिला। इतिहासकारों ने हेमू को नहीं दे रखा है, क्योंकि हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, 24 में से 22 लड़ाइयाँ जीती। इसने आदिल शाह का कद ऊंचा कर दिया था। दूसरी बात, इसीलिए आदिल शाह ने इसे विक्रमजीत की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, मैं विक्रमादित्य नहीं बोल रहा हूँ, मैं विक्रमजीत की उपाधि दे रहा हूँ। आदिल शाह ने इसे विक्रमजीत की उपाधि दी थी, विक्रमजीत की उपाधि दी थी आदिल शाह ने। ठीक है, यहाँ पे अब हेमू, अकबर को बस इसी से डर था। ठीक है, अकबर को इसी से डर था राजनीतिक स्थिति में। अब दूसरा देखिए, राजनीतिक, अब आर्थिक देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति में देखें तो अकबर के टाइम, क्योंकि राज्य सीमित हो चुके हैं, तो उनकी आय भी सीमित हो चुकी है। आय बिल्कुल सीमित है, क्योंकि दिल्ली से आगरा तक की आपकी आय, तो आय सीमित है। ठीक, दूसरी बार राजकोष तो पूरा खत्म हो चुका है, फंड्स भी खत्म हो चुके हैं। रही सही कसर, देखिए कुछ पैसा तो है नहीं, और रही सही कसर महामारी आ गई, अकाल और महामारी भी आ गई। क्योंकि अकबर के टाइम में पूछते हैं कौन सी महामारी आई थी, तो प्लेग आई थी। इसके बारे में राइटर्स लिखते हैं कि जब अकबर सिंहासन में बैठा था तो राजधानी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, सिर्फ गिने चुने मसानों को सिवाय और कुछ भी नहीं था। इस स्थिति में प्लेग नामक महामारी फैल गई थी, जिसमें असंख्य लोग मारे गए थे। जो बच गए थे वो आदमी भक्षण करने लगे थे, मतलब नरभक्षी हो गए थे। और आगे लिखे हैं, यदि इक्का दुक्का आदमी सड़क पर चलते होते थे तो नरभक्षियों का संगठन उन पर हमला कर देता था। ठीक, इस स्थिति में अब ये मानोगे कि थोड़ा सा हाइपरबोलिक हो गया है, लेकिन इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर के टाइम पर लोग नरभक्षी हो गए थे, इक्का दुक्का आदमी। राजधानी के बारे में बताया गया। ठीक, तो इस तरह की स्थिति बन गई। अब देखिए इस तरह, अब इंटरनल, आंतरिक में देखिए जो विद्रोही आ रहे थे, आंतरिक में 2 विद्रोहियों का नाम ज़्यादा आता है।
इसमें थे एक मिर्जा हाकिम, मिर्जा गुलाम हाकिम ऐसा कुछ नाम था इसका। ये स्टेप ब्रदर था, मतलब सौतेला पुत्र था, जो जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए, जो अमीर थे, जो असंतुष्ट अमीर थे, उनको साथ लेते हुए दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। ठीक। दूसरा था अहमद शाह माली। अहमद शाह माली ये हुमायूं का थोड़ा सा विश्वसनीय था। अहमद शाह माली ये हुमायूं का विश्वसनीय था और हुमायूं को फर्जंद कह के बुलाता था। फर्जंद मतलब पुत्र कह के बुलाता था हुमायूं को। तो ये भी अपने आप को कहा जाए कि राज सत्ता की उपेक्षा कर रहा था, खुद सिंहासन में बैठे जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर का राज्याभिषेक जब राज्याभिषेक हुआ था, जब सिंहासन में बैठा था आके, तो उसके सिंहासन पे उसने अपने आप को प्रणाम नहीं किया था, अपने अदब नहीं किया था, अपना सम्मान समर्पित नहीं किया था अकबर को। ठीक, ऐसे अहमद शाह माली बन जाता है। तो देखिए दोनों अंदर ही दुश्मन बैठे हैं, तो स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सब राज्य अपना अलग खिचड़ी पका रहे हैं, आय इनकम है नहीं, बीमारी फैल चुकी है, महामारी पे ऊपर से अपने घर में हमने सांप पाल रखी। इस स्थिति में जब वो अकबर गद्दी पर बैठा है, लेकिन गद्दी पर बैठा ही है, लेकिन ये बात उसको भी पता, उसके प्रतिद्वंदी को पता है। और मेन प्रतिद्वंदी कौन है? हेमू। हेमू को ये बात पता है कि अकबर अभी नया नया गद्दी पर बैठा हुआ है और इस समय अकबर को हराना आसान है। तो उसने अकबर को तरफ प्रस्थान कर दिया युद्ध में, और अकबर की तरफ प्रस्थान करते हुए सबसे पहले गया आगरा। आगरा में इसका सूबेदार है, कौन सूबेदार है? इस्कांदार खान, ऐसे कुछ नाम है, हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो, तो काफ़ी इस्कंदर खान ऐसे कुछ नाम है इसका। ठीक, तो इस्कंदर खान ये जब हेमू आगरा पहुंचे तो हेमू के हमने बताया कैसा कैरेक्टर था, कितना बहादुर था। तो हेमू की सेना को देख कर ही इस्कंदर खान ये भाग गया और हेमू का दिल्ली पर अधिकार आगरा पर अधिकार हो गया। इसके बाद आता है दिल्ली पर आता है, और दिल्ली पर खान तारदी बेग का ऑप्शन, और ये भी डर के भाग जाता है, तारदी बेग भी डर के भाग जाता है। और अब दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा है? हेमू दिल्ली के सिंहासन पर बैठ के आगे। अब कहेंगे अकबर कहाँ? अकबर यहाँ नहीं है, अकबर है इस समय पंजाब में। ठीक, उसका वो हुआ राज्याभिषेक हुआ है ना, तो अभी वो पंजाब में ही है। तो यहाँ पे हेमू दिल्ली पे आके गद्दी पर बैठ जाता है। अब थोड़ी बातें नोटिस करिए, यहाँ पे हेमू मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक रहा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पहला पॉइंट, हेमू मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दूसरा एक हिंदू शासक भी है भी जो एक अच्छी पदवी पाया, टोडरमल, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया गया। टोडरमल के बारे में भी लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा। एकमात्र ऐसा शासक जो सिंहासन में बैठा हेमू और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा, वो टोडरमल मध्यकाल में। ठीक, अब दूसरा बात, हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14th शासक था। याद रखिएगा 14th और लास्ट, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अकबर 14वां शासक था और अंतिम शासक था। यहां देखिए उसने विक्रमजीत की उपाधि दी है, लेकिन जब ये सिंहासन में बैठा था तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और ऐसा करने वाला 14वां शासक था और अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, दोनों कैरेक्टर याद रखिएगा। इसने यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, हिंदू शासक, एकमात्र हिंदू शासक जो दिल्ली गद्दी पर बैठा, और दूसरा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14th शासक था, रूलर था। अब देखिए ये दोनों जो भागते भागते जाते हैं ना, ये जाते हैं पंजाब, जहाँ पर अकबर होता है, और अकबर को जल्दी जल्दी में सजेशन दे देते हैं कि भैया वो हेमू आ रहा है, जल्दी भागो, 1 लाख की सेना है उसके पास, 1 लाख की सेना है, आपको मार के भगा देगा। और अकबर को जल्दी जल्दी सजेशन दे देंगे कि आप काबुल भाग जाओ, काबुल चले जाओ, वहाँ आप सेफ हो, नहीं तो हेमू आके आपको भी काम तमाम कर देगा। लेकिन बैरम खान यहाँ पे इस बात से एग्री नहीं होता है, वो अपनी सेना को दिल्ली पर अटैक करने का सजेशन देता है। अकबर को कहता है कि हम दिल्ली पर अटैक करेंगे, और दिल्ली पर अटैक करने से पहले ये तारदी खां को हत्या करवा देता है। कौन? बैरम खान।
तारदी खां की हत्या करवा देता है। अब लोग कहते हैं इसके बारे में दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, तारदी खां की हत्या क्यों करवाई गई थी। अब इसमें एक कुछ राइटर्स लिखते हैं क्योंकि बैरम खान तारदी खां से प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या करता था, क्योंकि तारदी खां भी बैरम खां के इक्विवेलेंट था, तो अपने प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटर की उसने ईर्ष्यावश हत्या करवा दी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि तारदी खां को हत्या कराने के पीछे बैरम खां के 3 कारण थे। पहला कारण क्या था, भाग कर क्यों आए, भागे क्यों युद्ध में, दिल्ली की सत्ता छोड़कर तुम भाग गए और हम भाग यहाँ आके भीमों की बड़ाई कर रहे हो, तो मार दिया। कह रहे भाग के नहीं, तुम शहीद हो जाते, वीर गति प्राप्त कर लेते, वो सही था, लेकिन तुम भाग कर क्यों आए, इस आधार पे मार दिया। फिर दूसरी बात, उसकी हत्या करके सेना में उत्साह भर गया कि देखो जो डर के आएगा उसको मैं मार दूंगा, तो वीर गति को प्राप्त कर, लड़ो जाके। ठीक। फिर तीसरा कारण क्या था कि तुमने सलाह क्यों दी, तुमने अकबर को सलाह क्यों दी कि तुम काबुल भाग जाओ, मतलब खुद तो भागे हो, दूसरे को भी भगाने पीछे पड़े हो। इन तीनों कारणों से राइटर्स लिखते हैं कि बैरम खान ने तारदी बेग की हत्या करवा दी थी। पहला कारण था तुम भाग के क्यों आए, दंड स्वरूप। दूसरी बात, भाग के आए तो है, गलत सलाह क्यों दे रहे हो। फिर इसकी सलाह, उसकी हत्या करने के बाद सेना में उत्साह भर गया। अब दोनों लोग, ये दिल्ली जाता है, दिल्ली में वर्सेस हेमू आता है, हेमू। ठीक। डेट है 1556। अब बचाएंगे आप कौन सा वॉर है, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, यहां पर सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू। इसमें क्या होता है, हेमू की सेना है लगभग 1 लाख की और मुगलों की सेना है लगभग 20,000 की, लेकिन फिर भी मुगल और दोनों, अब हेमू बहुत वीरता पूरा करता है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती का, अगर हेमू की आंख में तीर लगता है वो घायल हो जाता है, और घायल अवस्था में वो अकबर के सामने लाता है, तो अकबर जहां सामने लाता है तो बैरम का हाथ में तलवार देके अकबर को हाथ में तलवार देते हुए कहता है कि काफिर का सर काटकर अब गाजी को उपाधि धारण करिए, काफिर का सर काट कर गाजी को उपाधि धारण करिए। लेकिन इस रेफरेंस में अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल ने यहाँ पे बताया है, 2 व्यू आए हैं यहाँ पे। अबुल फजल ने कहा है कि बालक बादशाह ने ये कहते हुए कि मरते हुए को मारना मैं पसंद नहीं करता, बैरम खां का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ठीक। बालक बादशाह ने यह कहते हुए कि मरते हुए को मारना मैं पसंद नहीं करता, बैरम खां का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। और यहीं पर अहमद कंधारी हैं एक राइटर, अहमद कंधारी व एक और है अहमद कंधारी, मोहम्मद है शायद, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मोहम्मद कंधारी ऐसा कुछ नाम है, और अहमद, जैसे मैं थोड़ा याद करने दीजिए, अहमद नाम है, अहमद याद यार। ठीक है, ये नाम है, ये नाम थोड़ा सा मिस्टेक है, मुझे थोड़ा पूरा नाम है, 3 वर्ड्स का नाम है ये, लेकिन मोहम्मद बीच का कुछ नाम मिस है। ठीक, उससे कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मोहम्मद कंधारी और अहमद याद यार ने ऐसा कहा है कि जैसे बैरम खान ने उसको तलवार दी, कहा, तो बैरम खान की बात मानते हुए अकबर ने हेमू के गर्दन पर तलवार से वार किया और बैरम खान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, अकबर ने बैरम खान की बात मानते हुए हेमू के गर्दन पर तलवार से वार किया और बैरम खान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और इसी बात को राइटर्स ज़्यादा मानते हैं, अब्दुल फजल की बात को डिनाई कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है, जैसे मैं थोड़ा और सोचने दीजिए, पानीपत का वार हो गया है, अबुल फजल हो गया, यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद हेमू के जाने के बाद यहाँ से होता है कि अफगान राज्य पूरी तरह से एक मिट्टी में मिल गए, अफगान पूरी तरह से ख़त्म हो गए, अफगान पूरी तरह से ख़त्म हो गए। और यहाँ पर अफगान पूरी, और इसका देखिए, अब देखिए 1556 चल रहा है, 1557 में
सिकंदर सूर को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी मृत्यु होती है 1558 1559 में, कहीं पर बंगाल में कहीं भटकते हुए मृत्यु होती है, मारा नहीं गया था। इसके बाद सिकंदर सूर के बाद आदिल शाह जो हेमू का राजा था वो भी मुंगेर में शायद मारा जाता है। और इब्राहिम शाह देखिए जिसके बंटवारे हुए थे, मैंने लास्ट में शेरशाह वाला चैप्टर पढ़ेगा, इब्राहिम शाह भी होता है, वो कहीं उड़ीसा चला जाता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब क्योंकि मेन में ये मर गया, इसके बाद सिकंदर सूर 57 में आत्मसमर्पण करता है और 1558-59 के आसपास बंगाल में मरता है। और आदिल शाह भी मारा जाता है मुंगेर में और इस्लाम शाह उड़ीसा में मारा जाता है। इसके बाद ये स्थिति आ जाती है कि 1556 में अब यहाँ पर कोई भी अकबर को चुनौती देने वाला एक मजबूत कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा है। अकबर के राज को चुनौती देने वाला कोई भी मजबूत राज नहीं बचा। चुनौती देने का मतलब ये नहीं है कि प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं बचा जो दिल्ली की सत्ता को हथियाने चाहते हो, क्योंकि अफगान पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अफगान पूरी तरह से खत्म हो गए। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइड कवर की है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कवर किया है। अब देखिए एक और बात, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी यहाँ पे लिखते हैं, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी। हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। ठीक है, हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। ये डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड कवर की है, जिसमें हम लोगों ने वॉर ऑफ पानीपत, सेकंड वॉर ऑफ पानीपत हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, सेकंड वॉर ऑफ पानीपत कवर किया। हेमू को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की, किस तरह अकबर के सामने कौन कौन सी स्थितियाँ आ रही थी उन पर चर्चा की। अब चलिए एक कैरेक्टर है हेमू, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्यों मैं इसको एक साइलेंट बट एक सैलिएंट पर्सनालिटी कह रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं और कोशिश करेंगे आज 12 का कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अकबर और हेमू का सेकंड वॉर ऑफ पानीपत पढ़ने के बाद मैंने जैसे बताया कि हेमू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मध्यकालीन इतिहास में। ये कहा जाए मुस्लिम युग में एक अलग शाइनिंग स्टार के रूप में आया था, लेकिन इसको इतिहासकारों ने उतनी तवज्जो नहीं दी। थोड़ा सा हम लोग हेमू के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हेमू के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हेमू ये भारत का ही निवासी था, रेवाड़ी का निवासी था और बनिया जात का बनिया था। और इस्लाम शाह के टाइम पर इसने बाजार अधीक्षक के रूप में इसकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन पहले ये नमक बेचा करता था। इस्लाम शाह के टाइम पर ये नमक बेचा करता था, लेकिन इसका इसका सैनिक उदय हुआ था वो आदिल शाह के टाइम पर हुआ था। आदिल शाह के टाइम पर इसे सेनापति नियुक्त किया गया था, है ना। और आगे तो हम बता ही चुके हैं कि 24 लड़ाई लड़ी, उसमें से 22 जीती थी। मुस्लिम युग में एक ऐसा हिंदू शासक था जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठा था। अगर ये कहा जाए अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली की सत्ता पर बैठा हुआ था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 14th ऐसा रूलर था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद टोडरमल की बात आती है तो टोडरमल मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा था। ठीक है, अब देखिए हेमू के बारे में क्यों कह रहा हूं ए साइलेंट बट ए सैलिएंट पर्सनालिटी, क्योंकि ऐसा वर्तमान इतिहासकार ये कहा जाए आधुनिक इतिहासकार लिखते हैं इसके बारे में कि तात्कालिक इतिहासकारों ने और यूरोपीय इतिहासकारों ने हेमू की वीरता को या हेमू की रणनीति को, हेमू की योग्यता को अवॉइड किया, डिनाई किया या अंडरएस्टिमेट किया है हेमू की योग्यता को, क्योंकि हेमू 350 सालों की विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंक कर दिल्ली की सत्ता पे सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक रहा है, जो लगभग 1100 ईस्वी के आसपास जो मुस्लिम या विदेशी सत्ता भारत में राज कर रही थी उसको उखाड़ के
खुद दिल्ली की सल्तनत बैठा था, इसीलिए वर्तमान इतिहासकार इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं हेमू की। क्योंकि आप लोग देखते भी होंगे कि हम लोग को इतिहास की किताब में शेरशाह का अलग चैप्टर मिल जाएगा, हुमायूं का अलग चैप्टर मिल जाएगा और अकबर का अलग चैप्टर, लेकिन हेमू का कोई अलग चैप्टर मिलता, क्योंकि इतिहासकारों ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में कुछ बताया ही नहीं है हेमू के बारे में। अब आगे इतिहासकार लिखते हैं इसके बारे में कि जो योग्यता शेरशाह सूरी में थी, हुमायूं में थी, वही इक्विवेलेंट योग्यता या उससे ज़्यादा योग्यता हेमू में थी। बस दुर्भाग्यवश ना तो इसको किसी का साथ मिला था और ना ही इसको भाग्य का साथ मिला, ना तो किसी अन्य शासक का साथ मिला, ना ही इसके भाग्य का साथ मिला, जिसके कारण इसकी जो सफलता थी वो अस्थायी साबित हुई। अस्थायी सफल होने के कारण ही इसको इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया, जबकि इसकी वीरता आज भी देखा जाए तो बहुत ही आधुनिक इतिहासकार इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं हेमू की, जिसका मूल नाम था हेमचंद्र। हेमचंद्र नाम था। ठीक है, अब अगर ये बात आपको ना समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके रिवाइंड करिए, फिर से देखिए मैंने क्या बताया हेमू के बारे में कि जो योग्यता शेरशाह सूरी में थी, हुमायूं में थी, जो अवसर अभी तक जितने मुस्लिम शासकों को मिले हैं वही वो अवसर पाने का हेमू भी तो न्यायोचित अधिकार रखता है। सभी अभी तक मुस्लिम जितने भी शासक आ रहे हैं एक दूसरे को हटाकर सत्ता पर बैठ रहे हैं, तो ये अवसर यही काम तो हेमू ने भी किया था कि वो सत्ता पर बैठा था अन्य राजाओं को हटाकर। इसी आधार पर उसको विशेष वो स्थान क्यों नहीं मिला इतिहास में जो अन्य शासकों को मिल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी को देख लीजिए, आप जब बलबन को देख लीजिए, सब दूसरे शासकों को हटाकर खुद सत्ता में बैठ रहे हैं। तो जब इनके लिए अलग स्थान रखा गया है, इनके बारे में अलग चैप्टर बताया गया है, इनके बारे में अलग व्याख्यान बताया गया है, तो हेमू के बारे में सेपरेट यूरोपीय या तत्कालीन लेखकों ने क्यों नहीं लिखा था, इस बारे में हेमू को थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट किया गया। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात को पूरी तरह डिनाई करते हैं, कहते हुए लिखते हैं कि इतिहास का एक निष्पक्ष लेखक हेमू की योग्यता, उसकी कार्यकुशलता, उसकी युद्ध नीति की को अवॉइड किए बिना रह ही नहीं सकता। और उसने 350 साल पुराने विदेशी सत्ता का जो एक इतिहास चला रहा था उसको भारत से उखाड़ फेंक कर यहीं के शासक के रूप में, यहीं का निवासी होकर दिल्ली की सत्ता बैठा था। इसलिए इसकी वीरता की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है, अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। ओके, कहा जाए कि राइटर्स ओवरवेलम्ड हो गए हैं उसकी योग्यता को देख के। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बस इसी बात को हम लोग थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था। हेमचंद जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ओके, अब थोड़ा चलते हैं हम लोग बैरम खान के बारे में देख लेते हैं। बैरम खान कौन था? बैरम खान पूरी मैं बैरम खान के बारे में पूरा कवर कर लूंगा। देखिए, बैरम खान हुमायूं के टाइम पे आजीविका की खोज में ये भारत आया हुआ था। ये मुस्लिम में सिया समुदाय का था, सिया समुदाय का था। ओके, ये बात है हुमायूं के टाइम पे आया था, लेकिन अपनी स्वामी भक्ति, अपनी कर्तव्य परायणता और अपनी योग्यता के दम पे ये धीरे धीरे पदवार प्रमोशन होता लग गया और एक टाइम पे हुमायूं का बहुत ही खास हो गया और हुमायूं इसे खान बाबा कहने लगा। खान बाबा कहा जाता था। ठीक है, इसकी योग्यता को देखिए, इसको खान बाबा कहा जाता है। अब जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो 1556 में इसका एक टाइम पीरियड आता है, 1556 में, क्योंकि इस दौरान अकबर है छोटा, ठीक, उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो अकबर के संरक्षक के रूप में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। जस्ट ए मिनट, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने बैरम खान को अकबर का कहा जाए संरक्षक गार्जियन नियुक्त किया था और अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में और 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा। अब यहाँ पे जो राज्य की स्थिति काफ़ी वीक है, राज्य बहुत वीक है, लेकिन बैरम खान अपनी योग्यता, अपनी कार्यकुशलता के कारण बहुत ही अपने राज्य को एक सुदृढ़ स्थिति प्रदान करता है पूरी, क्योंकि हेमू को हरा चुका है ना, तो हेमू को बढ़ाने के बाद एक राज्य को सुदृढ़ स्थिति मिल चुकी है, जो चुनौतियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ से बैरम खान क्या करता है कि अपने, देखिए, इसको प्रधानमंत्री का पद तो पहले से प्राप्त है,
है ना, और अपनी योग्यता के दम पे अपने उसने क्या किया है कि राज्य में जो बड़े बड़े अमीर या राज्य के बड़े जो अधिकारियों के पद हैं उसमें अपने ही चहेतों को बैठा रखा है, चहेतों को बैठा रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसने क्या किया है, अकबर की चचेरी बहन सलीमा बेगम से विवाह करके एक राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिया कि अब मुझे राज्य से कोई निकाल नहीं सकता, ये उसने संबंधित कर। इस तरह ये क्या गया कि इसके राज्य में स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। अब देखिए इसका पतन शुरू होता है। इसका पतन कैसे शुरू होता है? इसके पतन के दो कारण इतिहासकार बताते हैं। पसंद के दो इतिहासकार कि बैरम खान स्वामी भक्त, कर्तव्य परायण और योग्य तो था ही, लेकिन वो एक तरह से क्रोधी और शंकालु और अहंकारी भी, क्रूर व्यक्ति भी हो गया था। और इन्हीं सब क्वालिटीज के कारण वह अपने आप को राज्य के लिए अपरिहार्य समझ रहा था। उसका मानना था कि अब मेरे बिना तो राज्य चलेगा ही नहीं, भले ही सिंहासन पे अकबर क्यों ना बैठा हो, लेकिन मैं अपरिहार्य हूँ, मेरे बिना तो शासन चलेगा नहीं। पहला ये समझने का था। दूसरा कारण क्या था, ये सिया समुदाय का था। सिया समुदाय होने के कारण इसके पारिवारिक जन, जो अकबर के परिवार के लोग थे, अभी हम समझाएंगे इस पे, अकबर के परिवार के लोग थे, वो बैरम खान को पसंद नहीं कर रहे थे। मेन कारण तो ये था, लेकिन साथ साथ ये सिया समुदाय था, इस कारण उसको पसंद नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात, जो बैरम खान में अहंकार आ गया था, अपने आप को कहा जाए कि बहुत ही अनिवार्य समझने लगा था कि उसके बिना राज्य चल ही नहीं सकता। इस बात से अमीरों में इससे देखिए परिवार के लोग नुकसान हो, इससे अमीरों राज दरबार में जो अधिकारी थे वो नाराज होने लगे, क्योंकि देखो अपरिहार्य समझने लगा था। अब देखिए दूसरा कारण क्या था कि अब अकबर भी लगभग देखिए अकबर भी बड़ा हो गया है, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा आ गई हैं। उसका मानना है कि राजा मैं हूं तो मेरी ही चलेगी, मैं किसी दूसरे के कंट्रोल में क्यों रहूं, मैं किसी के दूसरे कंट्रोल में। तो अकबर की महत्वाकांक्षा है कि अब मैं स्वतंत्र शासक बनना चाहता हूँ, मैं किसी खान बाबा, किसी बैरम खान के कंट्रोल में रहना चाहता, मैं अपना स्वतंत्र शासक चाहता हूँ। तो इस तरह अकबर चाहता था कि बस बैरम खान को किसी रास्ते से हटाओ, अब मुझे खुद गाड़ी ड्राइव करनी है, किसी हेल्पर की आवश्यकता नहीं है। ये उसकी मेंटेलिटी सेट हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या होगा। अब देखिए ये मैंने जो परिवार जन एक वर्ड यूज किया, परिवार के लोग, फैमिली लोग। अब फैमिली के लोग में देखिए एक अलग संगठन बन गया था जिसे हरम कहा जाता है। मैंने कहा जिन्होंने वो जोधा अकबर कार्यक्रम या और जोधा अकबर मूवी देखी होगी, आप समझ सकते हो। हरम एक संगठन टाइप का था जो स्त्री प्रभुत्व था। उसमें देखिए जो मेन कैरेक्टर्स थे वो अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम थी, माहम अनंगा थी, आदम खान था और पीर मोहम्मद भी थे जो अकबर के पहले टीचर रहे, पीर मोहम्मद भी थे, और मुनीम खान जो हुमायूं का एक विशिष्ट कैरेक्टर था। वो सब हरम के लोग थे। तो यही पारिवारिक लोग ही इन दोनों कारणों से अकबर को, बैरम खान को पसंद नहीं कर रहे थे। एक बात और मैं भूल गया कि जब ये 56 के बाद जब ये आगरा लौटा था अकबर और बैरम खान अकबर को लेकर आगरा लौटा था, तो उसने एक टीचर अपॉइंट किया था अकबर के लिए, किसका नाम था मीर अब्दुल्ला लतीफ़। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के गुरु का क्या नाम था, मीर अब्दुल्ला लतीफ़। ठीक, पीर मोहम्मद नाम नहीं देते, ऑप्शन में ये देते मीर अब्दुल्ला लतीफ़। अब देखिए मीर अब्दुल्ला लतीफ़ ये बहुत ही कहा जाए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लिबरल था। मीर अब्दुल्ला लतीफ़ कहा जाए धार्मिक उदारता की भावना इसमें कूट से भरती, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता, सबके धर्म समान मानता था। ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, इसकी उदारता को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कहा जाता है कि मीर अब्दुल्ला लतीफ़ जो जन्म स्थान इसका ईरान था, तो ईरान में लोग इसे सुन्नी समझते थे और भारत में लोग इसे शिया समझते थे। ये इतनी उदारता के कारण, इसकी उदारता के कारण ईरान में लोग इसे सुन्नी समझते थे और भारत में इसे लोग शिया समझते थे। इतना योग्य शिक्षक भी अकबर को शिक्षित नहीं कर पाया। मीर अब्दुल्ला लतीफ़ के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हरम के लोग थे, मैंने कहा हरम, ठीक, हरम में कौन कौन थे, नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ।
मरियम मकानी जिसे हमीदा मानो बेगम कहते हैं, माहम अनंगा पुत्र आदम खान है, आदम ना लिखिएगा, आदम ADHAM, आदम खान। और पीर मोहम्मद था जो अकबर का पहले टीचर था, मुनीम खान जो हुमायूं का थोड़ा सा क्रेडिबल बंदा था। ये सब लोग थे, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। लेकिन इस हरम को जो लीड कर रही थी वो माहम अनंगा थी, जो अकबर की धाय थी। ठीक, जो लीडर था इसका वो माहम अनंगा थी, माहम अनंगा। अब देखिए कहाँ से गेम शुरू होता है। सब कोई नाराज है बैरम खान से, तो माहम अनंगा क्या करती है, अकबर को बैरम खान के अगेंस्ट कान भर देती है, षड्यंत्र करती है। तो अकबर ऐसे ही पहले से मेंटली सेट किया कि भैया मुझको राजा बनना है, मुझको राजा नहीं बनने दे रहा बैरम खान, और बैरम खान के अगेंस्ट तरह शिकायतें बोलते। तो अकबर गुस्से में आके बैरम खान को कह देता कि अब तुम्हारी हो गई छुट्टी, अब तुम अपने घर जाओ, तुम रिटायरमेंट ले लो। तो बैरम खान को कह देते कि अब तुम मक्का जाओ। ठीक, बैरम खान को मक्का। अब बैरम खान भी बहुत हतोचित हो गए, भैया अभी मैं प्रधानमंत्री हूँ, आपने मुझे मक्का जाने परमिशन क्यों दी थी। तो बैरम खान कैसे बताते हैं कि बैरम खान मिलने के लिए अकबर जाता है, लेकिन अकबर ने मिलने से मना कर दिया कि टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके बाद में आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो अकबर से मिलता नहीं और बैरम खान निराश होकर चला जाता है मक्का की तरफ। मक्का की तरफ जब जाता है तो नागौर नामक जगह पे माहम अनंगा के ही कुछ समर्थक इससे युद्ध करते हैं बैरम खान से, और बैरम खान हार जाता है। कहा जाता है कुछ नागौर नामक जगह पर जा रहा होता है, लेकिन दिलवाड़ा राजस्थान के पास इसको हरा देते हैं और बैरम खान सरेंडर कर देता है। बैरम खान यहाँ पे सरेंडर कर दिया और सरेंडर करके उसको अकबर के सामने लाया जाता है। अब देखिए अकबर बहुत दुखी होता है, क्योंकि बैरम खान आपने मेरी इतने दिनों की सेवा कर दी, मैंने गुस्से में आके बातों में आके आपको कहा जाए डिसमिस कर दिया अपने पद से। तो अब अकबर थोड़ा सा कहा ह्यूमिलिएट होता है बैरम खान के सामने, थोड़ा सा का दुखी होता है, और बैरम खान के सामने 3 ऑप्शन रखता है। बैरम खान के सामने याद रखिएगा 3 ऑप्शन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 3 ऑप्शन कौन थे, उनमें से कौन सा ऑप्शन अकबर ने बैरम खान को नहीं दिया था। तो पहला कहा था कालपी व चंदेरी की काजा आप सूबेदारी ले लो, सूबेदारी का ऑप्शन दिया था। फिर दूसरा ऑप्शन दिया था कि सुल्तान ये शहंशाह का सलाहकार बन जाओ, विश्वस्त सलाहकार बन जाओ, या फिर मक्का चले जाओ। ठीक, ये 3 ऑप्शन बैरम खान को दिए थे। तो बैरम खान का 3rd ऑप्शन मैं चूज करता हूँ। एक बार बेइज्जती हो गई, अब यहाँ आके फिर से बेइज्जती नहीं कराऊंगा, अब मैं मक्का ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे सेफली चले जाने दो। तो इसके बाद वो मक्का जाता है। लेकिन मक्का में देखिएगा जनवरी 1561 की बात है। मुबारक खान एक अफगान था, वो यहाँ पे बैरम खान की हत्या कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि 15 मई 1555 में वॉर ऑफ मच्छीवाड़ा में बैरम खान ने मुबारक खान के पिता की हत्या की थी। तो कुल मिला के ये बदला लिया था उसने, मुबारक खान ने बैरम खान। अब बैरम खान की जब खबर पहुंचती है कि बैरम खान को मार दिया है, तो बैरम खान को मारने अकबर बहुत दुखी होता है। तो बैरम खान की जो वाइफ थी सलीमा बेगम, इससे वो विवाह कर लेता है। अकबर विवाह कर लेता है, ठीक है। और जो बैरम खान का पुत्र होता है अब्दुल रहीम, उसको बिल्कुल पालन पोषण करता है। बाद में जब अब ये भी विशिष्ट सेनापति बनता है, एक विशिष्ट स्थान होता है प्रशासन में। मैं बताते जा रहा हूँ हर करेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा। अब्दुल रहीम को ही खाना की उपाधि देता है बाद में अकबर, खाने के बड़े होने के बाद खाना की उपाधि देता है। देखिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप ऐसे ही लिखते चले जाइए, सब कुछ याद हो जाता है ना। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ देखिए अकबर ने बैरम खान तो चैप्टर क्लोज कर दिया, लेकिन एक नया कैरेक्टर आ गया हरम, और उसका जो लीडर है वो है माहम अनंगा। तो बैरम खान का चैप्टर यहाँ से क्लोज हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, 1564 ये टाइम पीरियड इतिहासकारों ने लगा है पर्दा शासन, इसको इतिहासकारों ने कहा पर्दा शासन या स्त्री शासन, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो अकबर रहा वो हरम के कंट्रोल में रहा। हरम के द्वारा कुछ ज़्यादा ही उसको कंट्रोल मिला, जिसको कंट्रोल थी माहम अनंगा। ये बन गई पीएम,
मतलब अब प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन मुगल्स आज तक किसी भी स्त्री प्रधानमंत्री कंट्रोल में नहीं रहे थे। उनका कहना था कि परंपरा के विरुद्ध कोई भी स्त्री प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। तो महामनंगा से विनम्रतापूर्वक कहा गया कि आप पद को छोड़ दीजिए। तो जनवरी 1561 में 1561 नहीं 1562 है, 1562 में उसने महामनंगा ने पद छोड़ दिया और साथ ही साथ एक खैराजिन मजरुल नामक एक कहा जाए एक मदरसा उसने बनवाया था महामनंगा, दिल्ली में है मदरसा, ठीक है। तो महामनंगा का अब देखिए यहाँ से 1602 में जब महामनंगा ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया तो उसकी शक्ति कमज़ोर होने लगी। धीरे धीरे अब पद पे नहीं रहे क्या, तो मैं कोई भी आगे हड़का चला, धीरे धीरे उसके प्रशासन में कमज़ोर पकड़ हो रही थी और अकबर के प्रखर मजबूत हो रही थी। इस बात को इसका पुत्र आदम खान इसका जो सन था आदम खान, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि आदम खान महामनंगा का पुत्र था और अकबर इसे भाई की तरह मानता था। तो इसकी भी प्रशासन में पकड़ थी जी। तो ये क्या करता है, गुस्से में आकर जब महामनंगा और इनके दोनों को सिक्का चल नहीं रहा होता है, क्योंकि दोनों ये हरम के ही सदस्य थे, दोनों से गठन, तो ये गुस्से में आके शमशुद्दीन अतका की हत्या कर देता है। शमशुद्दीन अतका ये कौन था, जीजी अनंगा, मैंने बताया था शुरू स्टार्टिंग में, जीजी अनंगा का पति था और ये अकबर का बहुत ही खास था, ठीक। इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। अब ये बात चल रही है 1964 के आसपास की बात है, ठीक है। तो ये शमशुद्दीन अतका का था। अब देखिए इसको आदम खान को गिरफ्तार कर लिया गया, इसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक, अरेस्ट कर लिया गया और अकबर ने इसको आदेश दिया, इसके हाथ पैर बांध कर इसको छत से फेंकवा दिया। आदम खान को हाथ पैर बांध के छत से फेंकवा दिया और इसकी हो जाती है मृत्यु, आदम खान की मृत्यु हो जाती है यहाँ से। और इसी की मृत्यु के 40 दिन बाद महामनंगा की भी मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ हरम का पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब यहाँ के बाद 1604 के बाद अब अकबर पूरी तरह से स्वतंत्र शासक हो चुका है कि अब ना तो उस पर हरम का कंट्रोल है ना तो बैरम खान का कंट्रोल है। अब वो अपनी साम्राज्यवाद की नीति एक्सेप्ट करेगा। साम्राज्यवाद की नीति कैसे करता है, अब देखिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे हेमू के बारे में चर्चाएं की, यहाँ पे हम लोग बैरम खां के बारे में देखा और फिर हरम का कैसे उसने बैरम खां का पत्ता कटता है। उसके बाद महामनंगा की मृत्यु होती है और महामनंगा 40 दिन बाद महामनंगा की मृत्यु हो जाती है 1564 में। अब इसके बाद 1564 के बाद क्या होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मुख्यतः वो जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वो अकबर की एम्पायरलिज्म की पॉलिसी पर डिपेंडेंट होगी। अकबर ने किस किस राज्य में कैसे एम्पायर को अपने बढ़ाया, किन राज्यों में किस तरह उसने पूरब से पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कहीं अपना राज्य स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे सभी राज्यों को जीता गया, किसी को ताकत के बल पर, किसी को संधि के बल पर, किसी को विवाह के दम पर, हर राज्य पे उसने अपना कब्जा कर लिया था। कैसे कैसे उसने पूरे भारतवर्ष पे अपना राज्य बढ़ाया, उस सब पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग उसकी धार्मिक नीतियाँ, उसके जो हर धर्म के प्रति जो उसने नए नए धर्म चलाए थे, एक नया धर्म भी इंट्रोड्यूस किया था, हिंदू धर्म के प्रति उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, जैन धर्म के उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, सबके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम लोग अकबर बारे और चर्चाएँ करेंगे। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं अपनी राय अवश्य दीजिए, कोई कमी हो तो उसको अवश्य बताएं, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह की कोई भी हो, उसको भी अवश्य बताएं। काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अपनी राय देते हैं, मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। तो बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए